तो उसी सीक्वेंस में आज हमें बात एक समझनी है कि जिस तरीके से जो बेसिक डिफरेंस हमने पढ़े हैं, यानी एंजाइना और एमआई को डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो मैंने बात बताई थी, उसी केस में एक अगला टॉपिक है आपका, दैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमार्कर। आपको ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो कल बातें जो मैंने बताई हैं उन बातों के आधार पर तो हम जो है क्या है ये कह सकते हैं कि वर्बली पेशेंट को देख रहे थे, लेकिन अगर हमको कुछ ब्लड एग्जामिनेशन करने पड़े, यानी ब्लड के एग्जामिनेशन के आधार पर डिफ्रेंशिएट करना पड़े कि ये एमआई का केस है कि ये एंजाइना का केस है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। यानी ब्लड की पैथोलॉजी को समझने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें लिखनी है। तो सबसे पहले एक हेडिंग लगाओगे, क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमार्कर, क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमार्कर टू यूज, यानी ऐसे कौन से बायोमार्कर्स हैं जिनकी प्रेजेंस में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आपके एमआई को और एंजाइना को। याद रखेंगे इस बात को कि ऐसे कौन से बायोमार्कर हैं जिनकी मदद से एंजाइना और एमआई को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जानने की ज़रूरत है कि आपके जो बायोमार्कर हैं, ये बायोमार्कर क्या हैं। तो आपको ऐसे याद रखना है कि आपके ब्लड में पाए जाने वाले, है ना, ब्लड में पाए जाने वाले कुछ सेक्रीशंस जो आपके हेल्थ की स्टेटस को बताते हैं, है ना, जो आपकी बॉडी की फंक्शनिंग को बताते हैं, उसे बायोमार्कर कहते हैं। ये बायोमार्कर आपके, जैसे आप एलएफटी कराते हो, केएफटी कराते हो, ये सभी बायोमार्कर ही हैं, है ना। जैसे एलएफटी और केएफटी आपको लिवर की, किडनी की फंक्शनिंग के बारे में बताते हैं, इसी तरीके से हार्ट की वॉल से कुछ सिक्रीशंस होते हैं जिसे अपन क्या कहते हैं, बायोमार्कर ऑफ हार्ट कहते हैं। तो इस बायोमार्कर ऑफ हार्ट के आधार पर हम एमआई और एंजाइना को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आपको याद रखना है कि कार्डियक बायोमार्कर क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि ये आप हार्ट की हेल्थ को पता करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो कार्डियक बायोमार्कर कौन कौन से होते हैं उसके बारे में आपको याद रखना है। तो दैट इज़ द सीपीके, है ना, सीपीके और सीके ये क्या है। तो सीपीके के बारे में बात याद रखनी है। तो ये है आपका क्रेटिनिन फॉस्फेट या क्रेटिन काइनेज। तो सीके तो हो गया क्रेटिन काइनेज और सीपीके हो गया क्रेटिन फॉस्फोकाइनेज। तो आपका क्रेटिन फॉस्फोकाइनेज या आपका क्रेटिन काइनेज जो है, ये अगर ये केस किसका है, एमआई का केस है, यानी अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन का केस है तो आपको याद रखना है कि एमआई के केस में, है ना, तो ऐसे करोगे, इन केस ऑफ एमआई के केस में ये आपका प्रेजेंट होगा, ध्यान रखेंगे। यानी ब्लड में अगर सीपीके या सीके पाया जा रहा है तो ये एमआई का सजेस्टिव है, ध्यान रखेंगे। लेकिन एंजाइना के केस में सीपीके और सीके नहीं पाए जाते हैं। यानी पहली शर्त ये याद रखनी है कि जो भी बायोमार्कर मैं बता रहा हूँ वो बायोमार्कर आपके केवल और केवल एमआई के केस में पाए जाते हैं, एंजाइना के केस में नहीं पाए जाते हैं। क्योंकि मैंने कल बताया था एंजाइना के केस में जो डैमेज हो रहा है वो रिवर्सिबल चेंज है, यानी रिवर्सिबल डैमेज है। तो मसल्स वहाँ डेथ नहीं होगी, मसल्स डाई नहीं करती है, इस चक्कर में आपका क्रेटिन फॉस्फोकाइनेज या क्रेटिन काइनेज ब्लड सर्कुलेशन में नहीं आता है। लेकिन एमआई के केस में जो डैमेज हो रहा है वो इरिवर्सिबल डैमेज है, परमानेंट डैमेज है, इसीलिए उस केस में सेल की डेथ होने की वजह से आपका सीपीके या सीके यानी क्रेटिन फॉस्फोकाइनेज या क्रेटिन काइनेज, जिसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये आपके सर्कुलेशन में पाया जाएगा। तो इन केस ऑफ एमआई के केस में आपका ये प्रेजेंट होगा। दूसरा आपका जो बायोमार्कर है दैट इज द मायोग्लोबिन। ध्यान रखेंगे, मायोग्लोबिन के बारे में तुम पहले से जानते हो। मायोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है जो आपकी मसल्स में पाई जाती है। तो याद रखना है कि मायोग्लोबिन ये भी आपकी प्रेजेंट होगी इन केस ऑफ एमआई के केस में ये प्रेजेंट होगी आपके सर्कुलेशन में, यानी ब्लड में अगर मायोग्लोबिन पाई जा रही है तो ये आपको इंडिकेट कर रही है कि दिस इज केस ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अगला आपका जो बायोमार्कर है दैट इज द ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन आई। तो इस तरीके से लिखेंगे, ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन आई, है ना। अब आप लोग इसके बारे में भी थोड़ा सा अवेयर हो, जब स्केलेटन पढ़ा होगा तो ये ट्रोपोनिन प्रोटीन होती है आपकी, है ना, स्केलेटल मसल्स में पाई जाने वाली प्रोटीन्स होती है, मसल्स में पाई जाने वाली। तो आपको याद रखना है कि टीपी यानी आपका ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन आई
दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन MI। तो MI के केस में ये भी प्रेजेंट होगा, लेकिन आपको याद रखना है इस तरीके से, ये 3 मैंने बायोमार्कर आपको बताए हैं, इसके अलावा और भी हैं, तो आपको याद रखना है कि ये आपके किस में प्रेजेंट होंगे, ये आपके प्रेजेंट होंगे MI के केस में। इसमें नोट लगा करके कहेंगे, एक नोट लगाएंगे और उस नोट में आप मेंशन करेंगे, है ना, इस नोट में आप मेंशन करेंगे नो कार्डियक मार्कर, है ना, नो कार्डियक मार्कर, नो कार्डियक मार्कर इज प्रेजेंट in case of angina। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंजाइना के केस में जब भी आप यानी कार्डियक मार्कर कराओगे, ब्लड का एग्जामिनेशन कराओगे, तो आपको कोई भी कार्डियक मार्कर नहीं मिलने वाला, यानी ना ही आपको CPK मिलेगा, ना ही आपको मायोग्लोबिन मिलेगा, ना ही आपको ट्रोपोनिन मिलेगा। वैसे आपको याद रखना है कि ये जो प्रोटीन्स हैं ना मिलने का मतलब ये नहीं है कि ये ब्लड में प्रेजेंट नहीं है, यानी हायर अमाउंट में नहीं मिलेंगे, नॉर्मली ये ब्लड में हमारे पाए जाते हैं, लेकिन इनकी वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी, ऐसे याद रखना है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि अगर ये नॉर्मल रेंज में पाए जा रहे हैं तो ये आपको बता रहे हैं कि शरीर में यानी आपके जो कार्डियक टिश्यू है उसमें किसी भी तरीके का कोई भी डैमेज नहीं हुआ है। लेकिन अगर इनकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, अगर इनका नंबर बढ़ता है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके कार्डियक मसल्स में एक डैमेज हुआ है। तो अगर एंजाइना के केस में हम देख रहे हैं, यानी एंजाइना के केस में जब ब्लड प्रोफाइल करा रहे हो तो उसमें आपको कोई भी कार्डियक मार्कर बढ़ा हुआ नहीं पाया जाएगा। ये इंडिकेट करेगा इटसेल्फ कि ये कैसा केस है, ये आपका रिवर्सिबल डैमेज है, यानी रिवर्सिबल कोई प्रॉब्लम हुई है, हल्का पूरा इस्कीमिया हुआ है, उसकी वजह से पेन का सेंसेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों को याद रखनी है। अच्छा, अगर कोई ये पूछता है कि ये जो कार्डियक मार्कर हैं, है ना, आप अचानक से तो कार्डियक मार्कर कराओगे नहीं, क्योंकि कार्डियक मार्कर तो जब पेशेंट आपका मान लो हॉस्पिटल सेटअप में पहुंचेगा तभी कार्डियक मार्कर कराएंगे। तो कार्डियक मार्कर से इम्पॉर्टेंट कल जो हम लोगों ने देखा था कि एंजाइना के केस में रेस्ट की कंडीशन में अगर पेशेंट होता है तो उसको पेन में रिलीफ मिलता है, नाइट्रोग्लिसरीन, है ना, सॉर्बिट्रेट, ये सब देने से अगर उसे रिलैक्स हो रहा है, कंफर्ट हो रहा है, तो हम जानते थे कि ये आपका एंजाइना का पेन है। एक्जर्शन कम करने पर, है ना, उसको रिलीफ मिल रहा है। तो इन बातों को याद रखना है। ड्यूरेशन ऑफ पेन शॉर्ट होता है ना, ये बातें मैंने कल तुम लोगों को बताई थी। तो कार्डियक मार्कर के आधार पर हम इससे पता लगा सकते हैं कि ये कार्डियक पेन है या नहीं है। अब थोड़ा सा इसी में सीक्वेंस में आप एक हेडिंग डालेंगे, अप्रोच टू केस ऑफ चेस्ट पेन। मैंने वैसे कल के लेक्चर में तुम लोगों से बताया था कि हर चेस्ट पेन कार्डियक ओरिजिन का नहीं होता है ना। तो यहाँ पे एक हेडिंग लगाएंगे अप्रोच, यानी आप किस तरीके से अप्रोच करेंगे, अप्रोच टू ए केस ऑफ कार्डियक पेन या चेस्ट पेन, है ना, चेस्ट पेन। यानी आपको याद रखना है कि चेस्ट पेन के केस को किस तरीके से आप अप्रोच करोगे, इसके आधार पर मैं एक बेसिक टेबल बनाने जा रहा हूँ, इसको बड़े ध्यान से सुनेंगे। और ये बात कल भी कही थी, आज फिर रिपीट कर रहा हूँ कि हर चेस्ट पेन कार्डियक ओरिजिन का नहीं होता या कार्डियक पेन नहीं होता। कार्डियक पेन के लिए जो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं, वैसे तो मैंने बताया था कि आपका जो एंजाइना का पेन है दैट इज़ ऑल्सो कार्डियक इन ओरिजिन, और MI का पेन तो आपका कार्डियक ओरिजिन का है ही। साथ में अभी मैं चेस्ट पेन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये चेस्ट पेन के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको याद रखना है, पहला जो अप्रोच है आपको याद रखना है, पहला जो केस हो सकता है, इट मे बी ड्यू टू द गैस्ट्राइटिस। यानी अगर आपको चेस्ट में पेन है तो ये गैस्ट्राइटिस की वजह से भी हो सकता है। गैस्ट्राइटिस या इसी को लिखेंगे GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर। यानी अगर ये गैस्ट्राइटिस की वजह से पेन हो रहा है तो ये भी आपका चेस्ट रीजन में अपीयर हो सकता है। इसी को दूसरा नाम आप देते हैं हार्ट बर्न, यानी हार्ट बर्न। तो ये चेस्ट में अपीयर हो सकता है। दूसरा टाइप का जो पेन है जो आपको याद रखना है दैट इज़ द एंजाइना। अब ये एंजाइना का पेन है, ये भी आपको चेस्ट के रीजन में ही, है ना, अपीयर होगा, तो अपन इसे लिखेंगे एंजाइना पेक्टोरिस, है ना। एंजाइना इज ऑल्सो नोन एज एंजाइना पेक्टोरिस। और आपको याद रखना है कि ये होता क्यों है, तो मैंने बताया था ड्यू टू रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई, यानी ये आपको याद रखना है कि इस्कीमिया की वजह से होता है। और याद रखना ये रिवर्सिबल पेन होता है ना, क्योंकि यहाँ पे ये जो ट्रांजिएंट होता है थोड़े से समय के लिए होता है, इस बात को याद रखना, है ना। तो इस केस में तीसरा जो फैक्टर है ये है आपका
MI का, है ना। तीसरा केस है MI का, और MI के केस में इन्फ्रैक्शन फॉर्मेशन होता है, और ये इन्फ्रैक्शन फॉर्मेशन होने की वजह से जो डैमेज होता है ये आपको याद रखना है, ये इरिवर्सिबल नेचर का होता है, ठीक है। तो यानी अगर हम देखें, यानी हमारे पास चेस्ट पेन के रीज़न क्या क्या हो सकते हैं। इट कैन बी ड्यू टू द गैस्ट्राइटिस, इट मे बी ड्यू टू द एंजाइना पेक्टोरिस, इट मे बी ड्यू टू द MI। अगर इन तीनों चीज़ों को देखें, अब इसमें अप्रोच क्या करनी है, क्योंकि ये जो अप्रोच है मैं बता रहा हूँ ये हॉस्पिटल सेटअप के अंदर अपन रन कर रहे हैं, तो आपको याद रखना है कि व्हेन यू आर गोइंग टू, है ना, सफ़र बाय गैस्ट्राइटिस और ड्यू टू द GERD, यानी अगर ये चेस्ट पेन गैस्ट्राइटिस की वजह से है, GERD की वजह से है, तो ऐसे व्यक्ति का जब आप ECG कराएंगे, याद रखेंगे इस व्यक्ति में जो ECG होगा, है ना, दैट विल बी द नॉर्मल। तो इसमें ECG नॉर्मल होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। अब इतना शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ECG क्या है, तो आप लोग जानते हो ECG क्या है। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को, आपकी हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको रिकॉर्ड करने के लिए जो ग्राफ यूज़ करते हैं, है ना, उसको अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और ग्राफ आपकी मशीन को बोलते हैं। तो जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है वो डिवाइस है, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है दैट इज़ द इलेक्ट्रिकल प्रेजेंटेशन ऑफ योर हार्ट एक्टिविटी। तो अगर इस व्यक्ति में देखेंगे जिसमें गैस्ट्राइटिस की वजह से पेन हो रहा है, अगर आप इसके ECG को देखेंगे, है ना, एक नॉर्मल ECG को आप लोग जब देखोगे तो नॉर्मल ECG आपका, कुछ फोटोग्राफ मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, कुछ इस तरीके का दिखने में होता है ना, इस तरीके का ECG है, और इसके जो पर्टिकुलर फिनोमेना रिप्रेजेंट करने के हैं ये तुम लोगों को पता होगा, P, Q, R, S और ये आपका T, है ना। तो इसमें आप लोग इतना पहले से अवेयर हो कि जो आपका जो P वाला पॉइंट है ये आपका एट्रिया के डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया को बताता है। इसी तरीके से QRS कॉम्प्लेक्स आपके वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को बताता है ना, और ये आपके रीपोलराइजेशन को बताता है T। तो अगर ये गैस्ट्राइटिस का पेन है, यानी हार्ट 1 का केस है, तो आपको याद रखना है क्या इसमें आपको जो ECG की फाइंडिंग मिलने वाली है वो नॉर्मल ECG की फाइंडिंग है। लेकिन अगर ये मान लो आपके पास दूसरा एक और ECG आ रहा है, जिस ECG में आप क्या देख पा रहे हैं कि मान लो आपके पास ये ECG का प्रेजेंटेशन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरीके से, और ये आपका P वेव है, इस तरीके से आप रन कर रहे हैं, ये आपका Q, और ये इस तरीके से R, और इस केस में आपका ये थोड़ा सा एलिवेशन इस तरीके से कुछ प्रेजेंट किया जा रहा है, दैट इज़ द P, Q, R, S और T, है ना। मैं यहाँ पे इसको मान लो T, यहाँ पे T लिख रहा हूँ। तो आपको याद रखना है कि अगर ST जो सेगमेंट है ये एलिवेटेड पाया जाता है ना, तो इसमें लिखेंगे यहाँ पे आगे चल के, इसी जो ECG मैंने ये ड्रॉ किया है इसी के आगे लिखेंगे ST सेगमेंट एलिवेशन, है ना, ST सेगमेंट एलिवेशन। वैसे तो मैं ECG डिटेल में अलग से पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे बताऊंगा ST सेगमेंट एलिवेशन। तो अगर ये ST सेगमेंट आप देख पा रहे हैं कि ये जो S सेगमेंट है और ये T सेगमेंट है, एक नॉर्मल ECG में आप देख पाएंगे तो देखो ये इस तरीके से रन कर रहा है ना। लेकिन अगर ये एलिवेटेड है, ऊपर की तरफ चढ़ा हुआ है, तो ST सेगमेंट का एलिवेशन जो होता है आपको याद रखना है, ये सजेस्टिव है आपका MI का। यानी आपको याद रखना है, इसी के नीचे लिखेंगे एलिवेटेड ST सेगमेंट, है ना, ST सेगमेंट एलिवेटेड, इस पे लिखेंगे सजेस्टिव ऑफ MI, यानी ये आपको सजेशन देता है कि ये मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन का केस हो सकता है। तो ECG की फाइंडिंग, बहुत सारे ECG जब मैं पढ़ाऊंगा तो अलग से ECG के बहुत सारे ग्राफ तुम लोगों को दिखाऊंगा, तो देखते ही तुम MI के केस को तो पहचान लोगे। टैकीकार्डिया कैसे पहचानते हैं, ब्रेडीकार्डिया कैसे पहचानते हैं, है ना, एरिदेमिया कैसे पहचानते हैं, तो जब ECG में मैं बताऊंगा। फिलहाल आपको याद रखना है कि MI के केस में जो होता है ST सेगमेंट का एलिवेशन हो जाता है। नाउ नेक्स्ट, तीसरा जो फैक्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तीसरा फैक्टर है आपका, मान लो तीसरा ECG आपके पास ये इस तरीके से है, दैट इज़ द P, है ना, और आप इसे ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज़ द Q, और ये आपका R, और इस तरीके से S, है ना, और ये फिर आपका T वेव है ना। तो अगर ये डिप्रेस, जैसे मैं इसे लिख रहा हूँ P, है ना, ये Q,
ये आर एस और ये आपका टी है ना। तो अगर ये आप इस सेगमेंट को देख रहे हो, ये डिप्रेस हुआ है, नीचे दबा हुआ है ना। ऊपर ये उठा हुआ था, एलिवेटेड का मतलब उठा हुआ है, ध्यान रखना, और ये आपका डिप्रेस है। तो अगर एस टी सेगमेंट डिप्रेस्ड है, आपको याद रखना है यहाँ पे, तो लिख लेना है कि एस टी सेगमेंट जो आपका एस टी डिप्रेशन है, यानी एस टी सेगमेंट है, अगर इसमें डिप्रेशन होता है, अगर इसमें डिप्रेशन होता है, आपको याद रखना है ये सजेस्टिव है आपका, सजेस्टिव ऑफ एंजाइना। यानी मैंने चेस्ट पेन के 3 केस तुम लोगों के साथ डिस्कस किए। इट मे बी ड्यू टू द गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्राइटिस में ईसीजी फाइंडिंग विल बी नॉर्मल। अगर गैस्ट्राइटिस की वजह से ये चेस्ट पेन है तो ये नॉर्मल होगा, लेकिन अगर ये एमआई की वजह से चेस्ट पेन है तो इसमें एलिवेटेड एसटी सेगमेंट पाया जाएगा। उसी तरीके से अगर ये एसटी सेगमेंट आपका डिप्रेस है, बेसिक सी बातें याद रखनी है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि डिटेल में हम ईसीजी को अलग से डिस्कस करेंगे, अलग से उसमें कम से कम 4 से 5 लेक्चर होंगे, लेकिन फ़िलहाल आप लोगों को चेस्ट पेन के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। तो चेस्ट पेन का रैंडम ईसीजी तुम्हारे पास आएगा। अगर ये चेस्ट पेन जीईआरडी की वजह से है, गैस्ट्राइटिस की वजह से है, इन दैट केस यू विल फाइंड ए नॉर्मल ईसीजी। बट इफ दिस केस ऑफ एमआई, इन दैट केस एसटी सेगमेंट विल बी एलिवेटेड, आपको एसटी सेगमेंट ऊंचा दिखेगा, बड़ा हुआ दिखेगा, और आप मल्टीपल ईसीजी जब देख पाएंगे तब आप पहचान पाएंगे, ये भी ध्यान रखना है ना। एक दिन की फाइंडिंग नहीं है कि आपने एक ईसीजी देख लिया और आप पता कर लियो, नॉट लाइक दिस। ऐसे ही अगर एसटी सेगमेंट आपका डिप्रेस पाया जाता है ना, ईसीजी पेपर को पहले समझना होता है, उस पर एक लेक्चर ईसीजी के जो ग्राफ है उसी पे चला जाएगा, है ना। उस पर ये अपन डिस्कस करेंगे कि स्मॉल सेगमेंट क्या होते हैं, लार्ज सेगमेंट यानी स्मॉल स्क्वायर क्या होते हैं, लार्ज स्क्वायर क्या होते हैं, एक स्मॉल स्क्वायर में कितना टाइम इंटरवल होता है, इन सब पे चर्चा करेंगे। एसटी सेगमेंट कितने टाइम इंटरवल का है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या है, इस पर अलग से चर्चा होगी। अभी फ़िलहाल एक कह सकते हो कि कॉमन मैन की तरह, एक कॉमन जनरल जो हमारा फिजिशियन है उसके सामने अचानक से ईसीजी लेके जाओगे, कार्डियक पेन, चेस्ट पेन का केस लेके जा रहे हो, तो उसको इतना देखना आना चाहिए कि ये अगर नॉर्मल ईसीजी आ रहा है तो ये जो पेन है ये, इसमें बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। आपको बता देना है कि भैया ये आपको गैस्ट्राइटिस की वजह से हुआ है। खाने पीने की हिस्ट्री ले लेनी है उसकी थोड़ा बहुत, और इमीडिएटली एंटासिड अपन इस पर एडमिनिस्ट्रेशन कर देंगे, एंटासिड देते ही इसे रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन अगर ये एमआई का केस है, अगर ये आपका एंजाइना केस है, तो मैंने कल बताया था कि बिना किसी डिले के, बिना किसी टाइम लगाए आप इमीडिएटली इसे हायर सेंटर के लिए रेफ़र कर दोगे। अगर हम बात करें एंजाइना के बारे में, है ना, तो एंजाइना के बारे में मैंने पहले भी बताया है कि एंजाइना ही आपका लीड करेगा, यानी एंजाइना ही आगे जाके कन्वर्ट होता है एमआई में, क्योंकि मैंने बताया है एंजाइना में जो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, जो ब्लड वेसल्स की नैरोइंग हो रही है, जो इसमें स्पास्म हो रहा है, ये शॉर्ट पीरियड के लिए हो रहा है, बाद में ये नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अगर ये कंस्ट्रिक्शन, अगर ये ब्लॉकेज, अगर ये प्लग परमानेंट हो जाता है, लंबे समय के लिए हो जाता है, यानी इश्कीमिया लॉन्ग समय के लिए परसिस्ट कर जाएगा, तो टिश्यू की डेथ हो जाएगी। नाउ इट विल कन्वर्ट इनटू द एमआई। तो टाइप ऑफ एंजाइना एक हेडिंग डालेंगे, है ना, इसमें लिखेंगे टाइप ऑफ एंजाइना। टाइप ऑफ एंजाइना को समझना इसीलिए ज़रूरी है, जैसा मैंने अभी बोला कि ये आपका एंजाइना ही आगे चल के एमआई का कॉज हो सकता है, यानी एंजाइना से ही एमआई हो सकती है। तो विशेष ध्यान रखना है, टाइप ऑफ एंजाइना को समझने के लिए इसको अलग अलग सेगमेंट में बांटा गया है, और वो सेगमेंट क्या क्या हैं, तो आपको पहला याद रखना है, दैट इज़ द स्टेबल एंजाइना, यानी पहला जो एंजाइना का टाइप है उसका नाम है स्टेबल एंजाइना। दूसरा जो टाइप है दैट इज़ द अनस्टेबल एंजाइना, दूसरा आपका अनस्टेबल एंजाइना है। और तीसरा है आपका, याद रखना है, दैट इज़ द प्रिंसमेंटल एंजाइना, है ना, या स्पास्मिक एंजाइना, ऐसे करके लिख लो, है ना, स्पास्मिक, स्पास्मिक एंजाइना, स्पास्मिक एंजाइना, या बुक की भाषा में लिखना चाहो तो आप लिखेंगे प्रिंजेंटल, है ना, प्रिंजेंटल एंजाइना, यानी इसको मैं लिख देता हूँ, अंग्रेजी इसकी मैंने शायद बुक से ही लिखी है, लेकिन इसका मतलब मैं अभी तुम लोगों को समझा दूंगा, है ना। तो दैट इज़ द प्रिंजेंटल, है ना, प्रिंजेंटल एंजाइना। ये होता क्या है, तो मैंने उसके लिए ऊपर एक शब्द लिख दिया है, दैट इज़ द स्पास्मिक। स्पास्मिक का मतलब है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, स्पास्मिक। इनका मतलब थोड़ा सा समझ लो, ये क्या है कि आपका जो स्टेबल एंजाइना होता है, सिंपली इसको अपन क्या कहते हैं, आपको कभी कभी इसको सिंपल एंजाइना भी कहते हैं ना, सिंपल एंजाइना। सिंपल एंजाइना या स्टेबल एंजाइना एक ही बात है ना।
अच्छा, इंजाइना के कारण तो मैंने बता दिया है कि ये भी इस्कीमिया की वजह से होता है, चाहे वो आपका सिंपल हो, चाहे वो अनस्टेबल हो, चाहे स्पास्मिक हो, आपको याद रखना है ना। अच्छा, ये व्यक्ति को एराइज कब होता है, तो आपको याद रखना है कि जब व्यक्ति, वैसे तो इंजाइना के तीनों ही टाइप का एराइज होते हैं, जब कोई फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करता है ना, तो इस पर लिखेंगे ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी, यानी जब ये व्यक्ति कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर रहा होगा उस कंडीशन में आपको ये अराइज होगा। इसमें जो ड्यूरेशन है, याद रखना है कि जो टाइम इंटरवल है, यानी पेन की जो फीलिंग है, ड्यूरेशन इसमें वेरी शॉर्ट है ना, वेरी शॉर्ट, इसमें ड्यूरेशन बहुत कम होगी। और वेरी शॉर्ट से इन द सेंस अगर इसको ऐसे लिखा है लेस देन 15 मिनट है ना, बुक की भाषा बोल रहा हूँ, लेकिन 50 मिनट परसिस्ट नहीं करता है, 3 से 4 मिनट के लिए परसिस्ट करता है ना। और अगर इसके बारे में बात करें कि इसमें रिलीफ कैसे मिलता है, तो याद रखना रेस्ट करते ही इस पेशेंट को रिलीफ मिल जाएगा है ना, रेस्ट, तो आप लिखेंगे रेस्ट बाई, है ना, रिलीफ बाई रेस्ट, ऐसे करेंगे है ना, रिलीफ बाई रेस्ट, तो ये रिलीफ हो जाता है, आराम मिल जाता है बाई रेस्ट है ना। और साथ में या इसके लिए अपन क्या है, इसके लिए अपन नाइट्राइट यूज कर सकते हैं है ना, नाइट्रेट यूज कर सकते हैं, नाइट्रेट और रेस्ट से ये रिलीफ मिल जाता है, इस बात को याद रखना है। अगर ये सिंपली इस्कीमिया के वजह से हो रहा था, फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करने की वजह से हो रहा था, तो जैसे ही आप इसकी फिजिकल एक्टिविटी स्टॉप कराएंगे इस व्यक्ति को आराम मिल जाएगा, तो ये आपका स्टेबल एंजाइना है, बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये इस्कीमिया तो इसमें भी पाया जाएगा, लेकिन अगर ये ड्यूरेशन इसका यानी अनस्टेबल है, अगर इसका ड्यूरेशन ग्रेटर देन 15 मिनट है, 15 मिनट से ज़्यादा ड्यूरेशन है, और साथ में आपको याद रखना है कि ये आपका रेस्ट से रिलीफ नहीं होगा है ना, नो रिलीफ बाय रेस्ट, यानी इस व्यक्ति को रिलीफ नहीं होगा बाय रेस्ट है ना, भैया थोड़ा गंदा लिखा जा रहा है, देख लेना है ना, नो रिलीफ बाय रेस्ट, यानी इस व्यक्ति को रेस्ट से आराम नहीं मिलने वाला है, इसमें पेन कंटिन्यू रहेगा है ना। और लेकिन दूसरी बात याद रखनी, रिलीफ बाई है ना, इसको रिलीफ मिल जाएगा किससे, आपको याद रखना है नाइट्राइट या जो भी वेसोडाइलेटर्स हैं उससे इसे रिलीफ मिल जाएगा है ना, इसको रिलीफ हो जाएगा बाई नाइट्राइट। यानी मैंने 3 बातें इसमें बेसिक सी बताई हैं कि ये नॉर्मल रेस्ट कराने पर बिना दवा के से आराम नहीं मिलने वाला, सीधी सी बात है। अगर दवा देने पर ही इसे आराम मिल रहा है तब आप कहेंगे कि ये एंजाइना का ही केस है, लेकिन अनस्टेबल एंजाइना है। क्या बात क्लियर हो रही है? लेकिन अगर हम बात करें आपके जो है स्पास्मिक एंजाइना के केस में, तो स्पास्मिक एंजाइना के केस में याद रखना है कि इसमें ट्रांजिएंट कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, स्पास्मिक एंजाइना या प्रिंसमेंटल एंजाइना जिसे आपने लिखा है ना, प्रिंसमेंटल एंजाइना। प्रिंसमेंटल में आपको क्या याद रखना है कि इसमें क्या होता है, ट्रांजिएंट स्पास्म होता है, ट्रांजिएंट का मतलब थोड़े समय के लिए होता है, ट्रांजिएंट है ना, ट्रांजिएंट स्पास्म की वजह से ये होता है। और ये रिलीफ होने के लिए अगर हम इसमें बात करें तो ये स्टेबल और अनस्टेबल दोनों के बीच में है, और इसके लक्षण जो है लगभग अनस्टेबल जैसे ही हैं, यानी ये बाय मेडिकेशन इसे रिलीफ किया जा सकता है। अब ये टाइप तीनों बताने का सीधा सिद्धांत ये है कि आपको ये बताना चाहता है कि अगर ये स्टेबल एंजाइना है ना, तो स्टेबल एंजाइना के केस में जो ब्लॉकेज होता है ना, जो प्लग का फॉर्मेशन होता है, ये आपको याद रखना है कि इसमें जो प्लग होता है वो बहुत, ये तो कह सकते हैं छोटे साइज का होता है, कम साइज का होता है, यानी ब्लॉकेज के चांस बहुत कम होते हैं। अनस्टेबल में थोड़ा सा और ज़्यादा ब्लॉकेज होता है, यानी कवर्ड एरिया ज़्यादा होता है, ये ध्यान रखना है ना। जबकि आपके ट्रांजिएंट में मसल्स में दोनों तरफ से है ना, क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा लिखा नहीं है, लेकिन जब मैंने इसे गूगल किया है तो इसमें लिखा हुआ है कि जो वॉल है ना, जो आर्टरी की जो वॉल है वो दोनों तरफ से इसमें प्लग का फॉर्मेशन हो सकता है, और इसके जो लक्षण हैं वो आपके अनस्टेबल एंजाइना की तरफ से ही हैं, यानी लगभग वही लक्षण है। तो आपको यहाँ से एंजाइना के बारे में याद रखना है। अब ये सारी बातें लिखने के बाद एक नोट ये लगाना है, जो मैंने अभी कार्डियक मार्कर पढ़ाए थे, ध्यान रखना है ना, नो कार्डियक मार्कर, यानी कोई भी कार्डियक मार्कर आपका नो कार्डियक मार्कर फाउंड है ना, या फाउंड इन केस ऑफ, याद रखना
in case of any type of angina, यानी एंजाइना के किसी भी टाइप में याद रखना कोई भी आपका कार्डियक मार्कर नहीं पाया जाएगा। विशेष ध्यान रखना इस चीज का। यानी आपको ईसीजी फाइंडिंग एबनॉर्मल, अभी मैंने बताया था कि अगर ईसीजी की अब फाइंडिंग के बारे में बात करेंगे तो आपका एसटी डिप्रेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन जब ब्लड की पैथोलॉजी के बारे में बात करेंगे या ब्लड एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे, इन दैट केस देयर इज नो कार्डियक मार्कर प्रेजेंट इन ब्लड, दैट इज हाईली इंपॉर्टेंट। इस तरीके का कोई भी आपको करेक्टर पाए जाने वाला नहीं है। क्या बात क्लियर हो रही है? ये बात समझ में आ रही है? एक बार मुझे जो है क्या है मैसेज करके टाइप करके बता दो, क्या ये चीजें तुम लोगों को समझ में आ रही हैं? क्या ये चीजें क्लियर हो रही हैं? ठीक है, आगे सीक्वेंस इसी में चलते हैं कि अगर हमने मान लो एंजाइना के केस को देख लिया है, एंजाइना की यानी चेस्ट पेन को अप्रोच करना सीख लिया है, कैसे हमें किस तरीके से अप्रोच करना है। अच्छा, अगर मैं तुम लोगों से ये पूछूं कि जो इस्कीमिया है ना, जैसे हमने पूछा कि एंजाइना के केस में जो आपका इस्कीमिया होता है, जो ब्लॉकेज होता है, आपको पता है कि अगर ये ब्लॉकेज लंबे समय के लिए हो जाए, है ना, तो वही मैंने बताया कि एमआई में कन्वर्ट होता है ना। तो अब बात ये आ रही है कि इस्कीमिया क्रिएट क्यों होता है ना, ब्लड की सप्लाई जो रिड्यूस होती है वो क्यों होती है। तो उसके बेसिक से अगर कारण पे अगर हम बात करें, मान लो कि जैसे मान लो मैं यहाँ हार्ट का एक डायग्राम ड्रॉ करूँ, है ना, ऐसा होता नहीं है हार्ट भैया ना। तो अगर मान लो इसके ब्लड सप्लाई के बारे में देखें तो मैंने कल तुम लोगों को बताया था कायोटा से रन करती हुई आपकी मान लो ये कोरोनरी आर्टरी आती है, और कोरोनरी आर्टरी के ये दो डिवीज़न होते हैं, है ना, लेफ्ट और राइट, यानी आपकी राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। इन दोनों आर्टरी के बीच में नैरोइंग होने की वजह से, प्लग फॉर्मेशन होने की वजह से इस कार्डियक टिश्यू की ब्लड सप्लाई रिड्यूस होती है, और कार्डियक सप्लाई रिड्यूस होने की वजह से ही आपको जो पेन का सेंसेशन है, जो पेन की फीलिंग है, वो हमें किस फॉर्म में मिलती है, एंजाइना के केस में मिलती है। अनटिल एंड अनलेस, जब तक ये सप्लाई परमानेंट ब्लॉक नहीं है, ध्यान रखना, तब तक टिश्यू की डेथ नहीं होती है। लेकिन अगर ये सप्लाई ये जो ब्लड की है, अगर ये परमानेंटली जो है ब्लॉक हो जाएगी, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में कार्डियक टिश्यू की डेथ हो जाएगी, और उसी को अपन एमआई कहते हैं। तो क्या मान लो मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर एंजाइना का केस है, इनिशियल स्टेज में आपको चेस्ट पेन की दिक्कत है, तो उस दौरान, है ना, व्यक्ति का जब आप टेस्ट कराएंगे तो आपको कार्डियक मार्कर तो मिलने वाले नहीं है। और मैंने कल इनिशियली तुम लोगों को बताया था, अगर याद आ रहा हो, मैंने कहा था कि 35% केसेस में ऐसा होता है, 35% केस ऐसे होते हैं जिसमें ईसीजी फाइंडिंग भी आपको नॉर्मल मिलेगी, है ना। तो अगर मान लो मैंने इसके कार्डियक मार्कर कराए, नॉर्मल हैं, मैंने इसकी ईसीजी फाइंडिंग कराई, तब भी नॉर्मल हो सकती है, क्योंकि 35% केस नॉर्मल होते हैं। तो क्या ये व्यक्ति जो एंजाइना से सफ़र कर रहा है, इसमें इंटरनल प्लग का फॉर्मेशन हो रहा है, हाउ आई विल अप्रोच, मुझे कैसे पता चलेगा, क्या आगे चल के हो सकता है कि ये व्यक्ति जो है क्या है किस में चला जाए, ये आगे चल के एमआई में चला जाए, या आगे चल के इसको और कोई दिक्कत हो जाए। तो इसके लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में और याद रखना है, क्योंकि एंजाइना की फाइंडिंग के लिए ईसीजी कोई बहुत बड़ी कह सकते हैं कि अच्छी जांच नहीं है, ईसीजी का इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छा नहीं है, और कार्डियक मार्कर तो आपके मिल ही नहीं रहे हैं। तो इसके लिए एक बेसिक टेस्ट कराते हैं, जिससे हम एक कंक्लूजन पे पहुंच पाएँ, किसी जगह पहुंच पाएँ कि भैया वास्तव में ये क्या है, आगे चल के क्या हो सकता है। तो आपको याद रखना है, दैट इज़ द ट्रेडमिल टेस्ट, ट्रेडमिल टेस्ट। अब ये ट्रेडमिल जो टेस्ट है, ये आपको हर हाल में इनिशियली स्टेज में ही, यानी एमआई में जाने से पहले, प्लग का परमानेंट फॉर्मेशन होने से पहले आपको बता देगा। ट्रेडमिल टेस्ट कहते हैं, या इसी को कभी कभी स्ट्रेस ईसीजी भी बोलते हैं, है ना, स्ट्रेस ईसीजी, ध्यान रखेंगे। अब ये है क्या, इसको थोड़ा सा समझो। देखो, ट्रेडमिल का मतलब सीधा सा क्या है, उस व्यक्ति से अपन क्या कराएंगे, थोड़ा सा हार्ड वर्क कराएंगे, है ना। तो हार्ड वर्क अगर कराने का मतलब उसे रन कराएंगे, सीधी सी बात है, ट्रेडमिल पर ही रन कराएंगे,
तो अगर आप लोग सोचोगे कि अगर किसी व्यक्ति को आप रन कराते हो तो बॉडी की जो डिमांड है, जो हार्ट की डिमांड है, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हार्ट की जो नीड है, ध्यान रखेंगे, हार्ट की जो नीड है तो वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हार्ट विल नीड मोर ब्लड, है ना, नीड मोर ब्लड, यानी हार्ट को भैया पंप करने के लिए, यानी बॉडी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ज़्यादा ब्लड की आवश्यकता होगी। ध्यान रखना, इस व्यक्ति में अभी आपको कोई सिम्टम्स नहीं आ रहा है ना। अगर सिम्टम्स नहीं आ रहा है तो मैंने कहा कि इससे भैया थोड़ा सा मेहनत करा लो, थोड़ा सा रनिंग करा लो। तो जैसे ही अगर ये व्यक्ति का हार्ट काम करना शुरू करेगा, फास्टली वर्क करेगा, वट एवर रिक्वायरमेंट बॉडी जो शरीर से, यानी जो शरीर इससे खून की सप्लाई मांगेगा कि भैया हमें दौड़ाया जा रहा है, हमें ब्लड दो, अगर इसके पास किसी भी तरीके का कोई ब्लॉकेज नहीं है हार्ट में, यानी इफ देयर इज नो ब्लॉकेज इन द कोरोनरी आर्टरी, देन इट विल फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ योर बॉडी। उस दौरान ये आपके शरीर की ज़रूरतें पूरी कर देगा। इन दैट केस इफ अगर नो रिक्वायरमेंट, यानी यहाँ से दो कंडीशनें क्रिएट होती हैं, है ना। हार्ट अगर ज़्यादा कार्य करेगा, अगर नो ब्लॉकेज, इफ नो ब्लॉकेज, नो ब्लॉकेज, अगर यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी ब्लॉकेज नहीं है ना, अगर कोई भी ब्लॉकेज नहीं है तो आपका जो ट्रेडमिल टेस्ट है, जो आपका टीएमटी है, टीएमटी सरिया नहीं है भैया, है ना, आपका ट्रेडमिल जो टेस्ट है, ये याद रखना, इस केस में आपको नेगेटिव मिलने वाला है ना, ये नेगेटिव मिलने वाला है इफ नो ब्लॉकेज। याद रखेंगे, अगर कोरोनरी आर्टरी में किसी भी तरीके का कोई भी ब्लॉकेज नहीं है तो हार्ट की पंपिंग बढ़ेगी और ब्लड की सप्लाई को फुलफिल कर दिया जाएगा। देन व्हाट विल बी द टीएमटी, तो आप बताएंगे टीएमटी विल बी नेगेटिव। लेकिन अगर ये किसी भी प्रकार का कोई ब्लॉकेज हुआ, इफ एनी ब्लॉकेज, अगर यहाँ पे कोई ब्लॉकेज हुआ, एनी ब्लॉकेज, तो भैया जैसे ही ब्लॉकेज होगा तो ब्लड की सप्लाई पूरी नहीं हो पाएगी, है ना। अगर ब्लड की सप्लाई पूरी नहीं हो पाएगी तो क्या होगा, इससे क्या होगा, ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होने लगेगी, है ना। ब्लड सप्लाई, आप इसको लिखेंगे, जो ब्लड की सप्लाई है वो कॉम्प्रोमाइज़ होने लगेगी, यानी ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। और जब ब्लड की जो सप्लाई है वो कॉम्प्रोमाइज़ अगर हो जाएगी, अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, यानी कहने का मतलब सफिशिएंट ब्लड नहीं मिलेगा, है ना, ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। अगर ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी तो आपको याद रखना है कि ये रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई है या कॉम्प्रोमाइज्ड ब्लड सप्लाई है, इसी को अपन इस्कीमिया कहते हैं, अगर आप लोगों को पता हो, है ना, इसी को अपन इस्कीमिया कहते हैं। यानी ये हुआ कब, इफ़ देयर इज़ एनी ब्लॉकेज इन द सप्लाई ऑफ हार्ट मसल्स, यानी हार्ट मसल्स के लिए आपकी एंटीरियर आर्टरी और आपकी ये कह सकते हो कि राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, इसमें अगर किसी भी तरीके का ब्लॉकेज है तो ब्लड की सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, है ना। और इसकी वजह से क्या होगा, इस्कीमिया हो जाएगा, और इस इस्कीमिया की वजह से जो एसटी सेगमेंट है ये क्या हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा, है ना। और अप्रॉक्सीमेटली फिर वही बात वहाँ पे मैं बताऊँगा, लगभग 1 mm, है ना, उसके डायमेंशन को अगर ईसीजी का आपने कभी देखा हो, ईसीजी का पेपर देखा हो, है ना, तो मान यहाँ पे मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूँ। एक लार्ज स्क्वायर होता है, लार्ज स्क्वायर के अंदर इस तरीके के छोटे छोटे स्मॉल स्क्वायर होते हैं, है ना, सबकी अपनी डायमेंशन होती है, उस पर अपन बात करेंगे। तो आपको याद रखना है डायमेंशन वाइज लगभग 1 mm ये रिड्यूस हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, और इस केस में इसी कंडीशन को अपन बोलते हैं टीएमटी पॉजिटिव। तो आपसे पूछेगा कि टीएमटी पॉजिटिव का मतलब क्या है, इफ़ देयर इज एनी ब्लॉकेज इनटू द सप्लाई ऑफ हार्ट वेसल्स, या हार्ट की जो भी सप्लाई है, अगर उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का ब्लॉकेज होगा तो इस्कीमिया क्रिएट हो जाएगा और पेन की फीलिंग शुरू हो जाएगी। ये एविडेंट है, ये प्रूफ है, ये इस बात का साक्ष्य है कि इस व्यक्ति के अंदर कोरोनरी आर्टरी में कोई प्लग बना हुआ है, कोई भी जो है ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इस व्यक्ति में ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो रही है। याद रखना मेरी उस बात को कि ब्लड के एग्जामिनेशन में आपने ब्लड की जांच कराई, ऐसे कई केस होंगे, तुमसे लोग बोलेंगे कि देखो अभी हमने एंजियोग्राफी कराई थी, है ना, हमने ब्लड की जांच कराई थी लेकिन सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अचानक से वो जब भी वो कुछ काम कर रहे थे, हार्ड वर्क कर रहे थे, उन्हें चेस्ट पेन स्टार्ट हुआ और दैट कन्वर्ट इनटू द
MI इनिशियली आपको मैं बेसिकली ये बताना चाहता हूँ कि इनिशियल कंडीशन हमेशा और हमेशा एंजाइना की होती है, लेकिन एंजाइना को अगर आपने आइडेंटिफाई नहीं किया, एंजाइना को आप नहीं पहचान पाए, तो ये आगे चल के MI में कन्वर्ट हो सकता है या हो ही जाता है। तो हमें MI का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए मैंने तुमको बताया कि MI में तो आपके कार्डियक मार्कर हो जाएंगे, लेकिन जब MI हो चुका है तब तक तो अपने हाथ से गाड़ी निकल चुकी होगी, है ना। कार्डियक जब डैमेज हो चुका है ना, जब आपके कार्डियक मार्कर ब्लड में आ चुके हैं, इसका मतलब उस व्यक्ति को अटैक आ चुका है। बोलते हैं ना अपन के फला व्यक्ति को अटैक आया है ना। ये भी तुमने धारणा सुनी होगी, लोग बोलते हैं कि पहला अटैक है तो बच गए, दूसरा है तो बच गए, तीसरे में नहीं बचेंगे। अरे भैया पहला दूसरा तीसरा नहीं है, इट डिपेंड ऑन द एरिया कवर्ड बाय दैट पर्टिकुलर अटैक, पर्टिकुलर इन्फेक्शन। अगर आपकी हार्ट की ज़्यादातर मसल्स इन्वॉल्व हो जाएगी पहले ही अटैक में, तो उसी में निपट जाओगे, है ना। लेकिन अगर थोड़ा सा कहीं इन्फेक्शन हुआ था, थोड़ा सा कहीं क्लॉट बना हुआ था, तो वो झेल जाओगे, नेक्स्ट टाइम में हो सकता है झेल जाओगे। कई लोग 3-3 अटैक झेल जाते हैं बिकॉज स्मॉल एरिया इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है जो हम जनता में धारणा है कि दूसरा अटैक है तीसरे में तो मर ही जाना है। अरे भैया ये डिपेंड करेगा कि कितना एरिया अफेक्टेड हुआ है, कितना एरिया डैमेज हुआ है, तो उस पर ये डिपेंड करता है। यानी मेन इंपॉर्टेंट कहानी ये है कि एक हेल्दी व्यक्ति जब भी कभी चेस्ट पेन की शिकायत लेके आएगा, इन दैट केस यू विल परफॉर्म द ट्रेडमिल टेस्ट, और उस ट्रेडमिल टेस्ट के आधार पर हम उसकी जांच कर पाएंगे, देख पाएंगे, और अगर हमें ये पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके लिए फिर अपन क्या करेंगे, आगे के कुछ और टेस्ट कराएंगे। ठीक है, तो आज के क्लास को अपन यहीं रखते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव क्लास नहीं हो पा रही है, और उसका रीज़न ये है कि तुम लोगों की आवाज़ नहीं आ रही है।